वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज भी हमारा डे 4 है पूरे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस का। और अगर आपने नहीं देखी पिछले 3 एनालिसिस तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे 24 जून का न्यूज़पेपर। और जो फ्रंट में सबसे फ्रंट न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार है कि बैंक्स गेट असेट वर्थ लगभग 8,500 करोड़ फ्रॉम ईडी। यानी बैंक्स को क्या मिलेगा? एसेट यानी एक किस्म से पैसा मान लो, कितना? इतने करोड़ रुपीस फ्रॉम ईडी। ईडी क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। पूरा केस क्या है ये समझाता हूँ मैं आपको। 3 बंदे हैं, आपने सुना भी होगा, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। ये भाई भगोड़े हैं। इन्होंने क्या किया? बैंकों से बहुत सारा पैसा ले लिया और फिर उसको चुकाए बिना किसी और देश में भाग गए। तो फिर क्या होता है, अगर कोई दूसरे देश में भाग गया तो भारत के कानूनों का जो उनके ऊपर लगना होता है वो उसकी कंस्ट्रेंट हो जाते हैं। यानी हम पूरी तरीके से उन पर सारे कानून नहीं लगा सकते जब तक उनको वापस खींच के भारत में ना लाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास दूसरा तरीका क्या बचता है उस लॉस को रिकवर करने का, कि जो उन बंदों की प्रॉपर्टी है इंडिया में या फिर और देशों में, तो या तो हम अपने कंट्री में जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लो और उसको बेच दो, और जितना पैसा आएगा उसे बेच के वो बैंकों को दे दो। और इसी तरीके से जो विदेशों में उनकी प्रॉपर्टी है उसको भी सीज करवा दो, और जो उसे बेच के पैसा आएगा उस वो भी पैसा किसको दे दो? बैंक्स को दे दो। तो यही किया यहाँ पे किसने? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। अब देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इतने करोड़ रुपए दिए हैं किसको? बैंक्स को। देखिए, जो नीरव मोदी और तीनों ने जो घपला किया था वो लगभग कितना था? 22,000 करोड़ का। 22,000 करोड़ रुपए का इन्होंने घपला किया था। और उसमें से टोटल अब तक जो बैंकों को लौटा दिया गया है इनकी असेट को बेच कर, इनके सामानों को बेचकर, जैसे किसी के फार्म हाउस थे बड़े बड़े, किसी की फैक्ट्री लगी हुई थी इनकी, तो किसी की एयरलाइंस थी, इनको बेचकर लगभग 18,500 करोड़ रुपए सरकार ने यानी ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किसको दे दिया? बैंक्स को दे दिया, जिनको घाटा हो रहा था। अब इस न्यूज़ को आप ऐसे देख के चल सकते हो आगे, लेकिन मैं इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। इसमें एक जगह उल्लेख किया गया है, यहां पर देखिए, अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे यहां पर, तो यहां पर कहा गया है कि सीबीआई ने इस केस को ट्रांसफर किया था किसको? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। तो हमारा एक क्वेश्चन आता है कि सीबीआई क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको इस लेक्चर में बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए पकड़ता हूं सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप समझ ही रहे, इन्वेस्टिगेशन लिख रहा है तो ये क्या है? एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो 1963 में बनी थी। 1963 में बनी थी। ये पेज है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और वैसे मैं जो हमारा टेलीग्राम का पेज है उसके ऊपर इसको डाल दूंगा, लिंक मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम का जो नया है वो देख सकता है वहां पर जाके। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सीबीआई की फॉर्मेशन हुई थी 1963 में, लेकिन भाई उस टाइम पे इसको एक फॉर्मली नाम दे दिया गया था सीबीआई, लेकिन इसका जो अस्तित्व है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है 1939 से 1945 के करीब तक लगभग। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में सरकार को फंडिंग करनी पड़ती थी। जैसे पैसा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, मिलिट्री को इतना पैसा जा रहा है, किसी को कोई जूते बनाने की कंपनी है उसको इतना पैसा दिया जा रहा है। तो अगर वहां पर कोई करप्शन हो रही थी उस केस में, कि अगर सरकार के एम्प्लॉय वहां पर उस टाइम पे करप्शन कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, तो एक एजेंसी का गठन किया गया था उस टाइम पे 1941 में, और जो बाद में 1963 में जाके जिसका नाम दे दिया गया सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब अगली बात क्या है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक किस्म से दिल्ली पुलिस है उसकी एक स्पेशल ब्रांच है, यानी एक पुलिस की तरह ही है ये। देखिए, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 है उसमें कुछ डिफाइन किया गया है कि स्टेट का फील्ड कौन सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फील्ड कौन सा है, और दोनों फील्ड्स में कौन से ऐसे फील्ड है जिनमें दोनों सरकारें काम कर सकती हैं। तो ये शेड्यूल 7 में है। तो ऐसे ही जो पुलिस का सब्जेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। यानी किसी भी स्टेट के अंदर अगर पुलिस से रिलेटेड वो कोई काम है, तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस को कंट्रोल करेगी, पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। इतना समझ गए? तो इसका मतलब जो सीबीआई है वो भी एक स्पेशल ब्रांच है दिल्ली पुलिस की। तो इसका मतलब जो उसका जुरिडिक्शन है, उसकी पावर्स है, वो लगभग दिल्ली में रहनी चाहिए सीबीआई की। लेकिन आप देखते होगे कहीं पर भी कोई केस होता है तो हम कहते हैं भाई इस केस को सीबीआई को दे दो,
और सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी। अब आप समझिए सीबीआई दिल्ली से बाहर निकल के कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है। देखिए इसके पास क्या होता है, इसके पास कंसेंट होता है। अब कंसेंट क्या है कि सीबीआई को कुछ स्टेट्स क्या है कंसेंट देगी कि हाँ आप आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्राइम हुआ है, अब सीबीआई को ये नहीं पता कौन से राज्य में हुआ, कोई कई सारे राज्य उसमें लिंक्ड है, ठीक है, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ये लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल चार राज्यों में ये क्राइम हुआ एक साथ। तो सीबीआई को ये तो ऐसा करना पड़ेगा कि हर एक राज्य से जाके पूछे कि भाई हमें परमिशन दे दो, हम आपके यहाँ आकर क्या कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो अगर हर राज्य पे जाके ऐसे पूछेगा तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है जनरल कंसेंट का। जनरल कंसेंट क्या होता है कि सीबीआई को अगर हर एक स्टेट जनरल कंसेंट दे देती है तो इसका मतलब है सीबीआई को उस स्टेट से पूछना नहीं है, यानी वो सीबीआई को छूट है कि उस स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सके, ठीक है, बिना पूछे। और एक होता है कि कुछ स्टेट्स जनरल कंसेंट नहीं दे के रखती, यानी वो कहती है कि सीबीआई को हर एक केस में हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी आकर, कि अगर हरियाणा ने कह दिया कि हम जनरल कंसेंट नहीं दे रहे तो उस केस में सीबीआई को हरियाणा में जाके केस स्पेसिफिक कंसेंट लेना पड़ेगा, यानी उस केस के रिगार्डिंग कहेगी हरियाणा सरकार को जाकर सीबीआई कि हम आपके यहाँ इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो प्लीज अलाउ अस। तो यही है कि स्टेट नीड द अप्रूवल टू सीबीआई नीड द अप्रूवल ऑफ द स्टेट टू इन्वेस्टिगेट। तो पहला तरीका तो यह है कि या तो सीबीआई स्टेट से परमिशन ले, और जो दूसरा तरीका है उसमें क्या है, चाहे कोई स्टेट परमिशन दे या ना दे, सीधा अगर कोई हाई कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को पावर दे दे कि आप इस राज्य में जाके इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो, तो उस समय पर उस स्टेट की बात नहीं सुनी जाएगी। मतलब अगर वो स्टेट मना भी कर रही है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन मत करो, वो बात नहीं सुनी जाएगी। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो इन्वेस्टिगेशन 100% होगी। समझ गए इतनी बात? तो ये थे दो तरीके जिससे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। अब मैंने बात कर दी 1963 में सीबीआई बनी। अब जो ये इसकी पावर्स आती है तो ये एक एक्ट से अपनी पावर्स को लेता है, उसको ही कहते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये कानून जो था वो 1946 में लागू हुआ था। तो जो इस कानून के अंदर पावर्स लिखी गई है उन्हीं तरीकों से कौन गवर्न होता है, सीबीआई की भी पावर्स उस तरीके से डिवाइडेड है। तो ये बताने की कोशिश किया मैंने आपको सीबीआई के बारे में। अब अगली बात, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कौन से केसेस को करता है। देखिए सीबीआई 3 तरीके के केसेस को, 3 क्या ज़्यादा भी तरीके के हैं, लेकिन मेनली 3 तरीके के केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है सीबीआई। पहला, एंटी करप्शन केस, यानी जब 1941 में सीबीआई बना था, जो शुरू में बना था, वो किस लिए बना था? करप्शन देखने के लिए कि कहीं वर्ल्ड वॉर 2 में करप्शन ना हुई हो, इसलिए बना था ना, आपको सबको याद हो, मैंने अभी बताया था। तो पहला तो है एंटी करप्शन, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी में करप्शन हो रहे है तो सीबीआई वहां पर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। समझ गए बात? अब दूसरा जो केस है वो है हमारा इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए, यानी अगर कहीं पे पैसों की धांधली हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ठीक है, ब्लैक मनी चल रही है, तो उस केस में भी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है। और जो तीसरा है वो होता है हमारा स्पेशल क्राइम डिवीजन, यानी जैसे किसी का मर्डर हो गया या फिर किसी ने भारत में आके एस्पियोनेज कर लिया, यानी घुसपैठ करके कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चुरा ली भारत सरकार की, तो उस केस में भी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो वही बताया मैंने, सीबीआई की डिवीजन है 3, तो वो इस प्रकार से है, एक क्रिमिनल ब्रांच है, एक इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए है, और एक क्या है हमारी एंटी करप्शन। अब हम जो इंपॉर्टेंट बात करें इस आर्टिकल के अंदर, जो मैंने कहा कि सीबीआई ने इस केस को पहले उठाया, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को एक केस दिया गया था कि भाई नीरव मोदी और ये 3 बंदे भाग गए हैं, तो इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? सीबीआई। लेकिन सीबीआई क्या करती है? 3 फील्ड में कर सकती है इन्वेस्टिगेट। तो जो सेकंड फील्ड है वो कौन सा है? इकोनॉमिक ऑफेंस का, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का, यानी ब्लैक मनी का। और इन्होंने क्या किया? एक किस्म से मनी लॉन्ड्रिंग किया, यानी पैसे की धांधली की है, पैसा लेके भाग गए। तो इस केस में सीबीआई को पावर दी गई है कि सीबीआई उस केस को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ट्रांसफर कर सकता है, यानी अगर सीबीआई चाहे तो खुद भी उस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, लेकिन एक एजेंसी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो स्पेसिफिकली, जो पूरे तरीके से किस लिए बनाई गई थी कि अगर पैसे से रिलेटेड कोई केस हो जाए जहां पे ब्लैक मनी चल रही है, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, यानी इलीगल ट्रांसफर ऑफ मनी हो रहा है, तो उन केसेस के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, और उसको हम क्या कहते हैं? इन्फोर्समेंट
डायरेक्टरेट, तो ये बनी थी भाई हमारी 1956 में, और ये किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब आप चलो मैं एक बात और बताता हूँ यहाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप पढ़ते होंगे तो आप कहीं पे देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, कहीं पे देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 5 डिपार्टमेंट होते हैं आगे, तो उनमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कौन सा? रेवेन्यू। तो उस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ही कौन काम करता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, इतनी बात समझ गई। अब देखो सीबीआई के मैंने क्या बताया, सीबीआई को स्पेसिफिकली हर एक स्टेट से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी अगर उन स्टेट्स ने परमिशन नहीं दे रखी, और अगर स्टेट ने जनरल कंसेंट दे रखा है तो फिर तो सीबीआई वहां पे इन्वेस्टिगेट कर सकती है। लेकिन एक और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। अब एनआईए क्यों बनी थी? जब 2008 में मुंबई अटैक हुए तो मुंबई अटैक के होने के बाद सरकार को दिखा, क्या दिखा? कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है जैसे कि सीबीआई और जो भी थी पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह, यानी इनमें भी कुछ ना कुछ अभी कमी है, और हमें टेररिस्ट जैसे केसेस के लिए जहां पे टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो उनके लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जो सिर्फ टेररिज्म रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट करे, और तब बनाई गई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो वही मैंने लिखा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2009 में बनाई गई, और ये इसकी एक मेन बात है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को किसी भी स्टेट से परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी, यानी ये भारत में ऑल ओवर द इंडिया किसी भी यूनियन टेरिटरी में किसी भी स्टेट में एकदम से जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है बिना किसी स्टेट की परमिशन को लिए। तो यही मैंने आज आपको सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में बताने की कोशिश की। तो यही था आज इस पहले आर्टिकल में से, मैंने थोड़ा इलेबोरेट कर दिया इसको। समझ गए आप सीबीआई क्या है? एक दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच है, बस इतना समझना है। अब अगला है, एक न्यूज़ इधर ही आ रखी है कि चौटाला को छोड़ दिया गया भाई। अब आपने इसमें क्या दे रखा कि ओम प्रकाश चौटाला को जेल से छोड़ दिया गया है। 2013 में उनके ऊपर क्या आरोप लगा था कि उन्होंने टीचर की जो भर्ती कराई थी उसमें पैसा खाया था और जो भी फ्रॉड किया था ओम प्रकाश चौटाला ने, ऐसा आरोप लगा था। तो 10 साल की सज़ा मिली थी। तो 2013 से 2023 तक होनी थी, लेकिन अभी क्या हुआ, कोविड-19 के रिलेटेड चलते हुए उसको कोर्ट ने क्या कर दिया, बरी कर दिया इस टाइम पे। तो यही कहा गया है इसमें। अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार जो सीएम रहे हैं वो कौन रहे हैं? ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, कमेंट डाउन करना कि कितनी बार वो सीएम रह चुके हैं हरियाणा के अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हरियाणा के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। उनके ही पोते हैं कौन? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने एक अलग से पार्टी बना ली थी, कौन सी? जननायक जनता पार्टी। ठीक है, ये बनाई थी, जेजीपी कहते हैं जिसको। पहले क्या होता है, आईएनएलडी होती थी पहले, इंडियन नेशनल लोक दल, जो ओम प्रकाश चौटाला की थी। उसके 2 बेटे थे, अभय और अजय। ठीक है, अभय चौटाला और अजय चौटाला। तो अजय चौटाला का जो बेटा है वो कौन है? दुष्यंत। ठीक है, तो दुष्यंत की अपने चाचा से लड़ाई होगी थी, अभय से। तो दुष्यंत ने क्या किया, अलग एक पार्टी बना ली थी और उसको ही क्या नाम दे दिया था? जेजेपी। और वही जेजेपी पार्टी इस टाइम पे हरियाणा गवर्नमेंट में बीजेपी के साथ क्या कर रही है? रूल कर रही है। ठीक है, और दुष्यंत चौटाला क्या हमारे डिप्टी सीएम। तो ये हरियाणा से रिलेटेड न्यूज़ होगी आज की। और एक और न्यूज़ आई है कि मोदी टू मीट जम्मू एंड कश्मीर पीपल। वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे फॉलो करते आ रहे हैं हम, गुपकर अलायंस के लोगों से मिलने जा रहे हैं मोदी। तो वही इसमें लिखा गया है सारा कुछ कि कौन कौन मिलने जा रहा है। अब आगे चलते हैं भाई, मैं एक बार एडिटोरियल सेक्शन पे चलते हैं। तो जो अगला टॉपिक मैं आज उठा रहा हूँ वो है भाई ये वाला आर्टिकल। ईरान के ऊपर बात की गई है, ईरान और यूएसए के बारे में यहाँ पर बात हुई है। हुआ क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या किया है, ईरान की रिलेटेड कुछ साइट्स को बैन कर दिया है। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा है कि जो ईरान की ये वेबसाइट थी ये मिस इन्फॉर्मेशन को फैला रही थी, यानी एक गलत इन्फॉर्मेशन को पास कर रही थी। तो इसलिए हम इन वेबसाइट्स को बैन कर दिया। अब एक बात समझ लो, ईरान और यूएसए का आपस में 36 का आंकड़ा है। ठीक है, समझ गए, लड़ाई है इनकी आपस में बढ़िया वाली। अभी आपको एक बात बता दूं कि इसमें आर्टिकल में एडिटर ने क्या कहा है कि बजाय कि यूएसए उनकी वेबसाइट्स को बैन करता, यूएसए को क्या करना चाहिए था कि जो वो डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उसको कैंसिल करते हुए यूएसए इन्फॉर्मेशन फैलाए, जो सच्चाई है उसको सामने लाए। ठीक है, यानी इतनी स्ट्रिक्ट
आप इम्पोजिशन ना लगाओ, उनकी वेबसाइट्स को बैन ना करो, बल्कि जो डिस इन्फॉर्मेशन है उसको गलत प्रूव करके अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे पुट फॉरवर्ड करो। तो ये कहा गया है इसमें। अब इसके रिगार्डिंग एक बैकग्राउंड दिया गया है इसमें, मैं आपको उसके डिटेल बताऊंगा थोड़ा। क्या हुआ था, एक डील हुई थी यूएसए और ईरान के बीच में, जिसको कहते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। सुनने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कहने की बात क्या है, ईरान एक ऐसा देश है जो न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहा था, लेकिन यूएसए चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर ना बने। तो इसलिए 2015 में यूएसए ने, ठीक है, साथ में मिलके किसके, परमानेंट 5, यहां पे पहले आपको दिखा देता हूं किसके बीच में डील हुई है, ईरान के बीच में, P5 जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये डील हुई थी। अब समझिए, पहले तो समझिए P5 क्या है, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज बताना सोचता हूं। P5 क्या है, परमानेंट 5। परमानेंट 5 कौन से, जो यूनाइटेड नेशन है हमारी, जो एक ऐसी जो जिसको कहते हैं हम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन में लगभग वर्ल्ड के सारे देश हैं, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन में जो 5 परमानेंट मेंबर है जिनकी सबसे ज्यादा पावर है, उनको ही कहते हैं P5। और वो कौन कौन है, एक तो यूएस, एक यूके, ठीक है, एक फ्रांस, एक चाइना और एक रसिया, ठीक है, ये 5 देश है। आप इनको याद कर लीजिए, यूएस, यूके, ठीक है, फ्रांस, रसिया और चाइना। ये 4 तो वही है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 को जीता था। अगर आपने मेरी वर्ल्ड वॉर की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बता रखा है, तो ये 4 वही थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 को जीता था। और 5वीं कौन है इसमें, चाइना। तो इन 5 को मिलाकर, क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर 2 को जो जीत के आए, तो वो 1945 में क्या थे, राजा थे, मतलब उनकी पावर थी, स्ट्रॉन्ग पावर थी। तो उसी टाइम पे क्या बनी थी, लगभग यूनाइटेड नेशन बनी थी। तो इन 4 का तो दबदबा था ही, बाद में कौन सा ऐड हो गया, चाइना। तो इन 5 को ही कहते हैं परमानेंट 5, P5। और इनकी एक पावर होती है, उसको कहते हैं वीटो पावर। यानी अगर इनमें से किसी ने भी, एक ने भी मना कर दिया किसी एक डिसीजन को, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। समझ रहे, इसको कहते हैं वीटो पावर। यानी अगर पूरी यूनाइटेड नेशन में सब कह रहे हैं कि इसको पास कर दो, पास कर दो, लेकिन इन 5 देशों में से अगर किसी ने एक ने मना कर दिया कि इस रेजोल्यूशन को पास नहीं करेंगे, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो इसको कहते हैं वीटो पावर, ठीक है। ये सबसे गलत बात है यूनाइटेड नेशन में जो वीटो पावर है, परमानेंट 5, इसलिए इनको P5 कहते हैं। तो जो ये P5 थे, इनमें मैंने आपको बता दिया यूएसए तो है ही, तो P5 ने मिलके, साथ में कौन था, जर्मनी, मिलके किसके साथ संधि करी, ईरान के साथ, कि ईरान अपने जो न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर प्लांट, जो यूरेनियम है, यूरेनियम की इनरिचमेंट कर रहा है। यूरेनियम कैसे यूज होता है, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज होता है। तो इन्होंने डील करी कि ईरान जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है उसको रोक देगा। समझ गए इतनी बात। एक किस्म से कहने का मतलब है कि ईरान जो अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है उसको रोक देगा। इसी को कहते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये 2015 में साइन हुआ था। लेकिन फिर क्या होता है, आते हैं हमारे कौन, डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप आके 3 साल बाद 2018 में क्या कह देते हैं कि वी आर टेकिंग आवर फुट बैक फ्रॉम द JCPOA, यानी हम इस संधि को तोड़ रहे हैं। किसने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसने क्या कर दिया, एकदम से ईरान के ऊपर बहुत सारी सैंक्शन लगा दी। सैंक्शन लगाने से क्या होता है, किसी भी देश की इकोनॉमी ठप पड़ जाती है, क्योंकि हर एक देश का, देखो आप देखो इस समय पे एक्सचेंज जो मनी होता है वो किस में चलता है सबसे ज्यादा, डॉलर में। तो हर कंट्री कहीं ना कहीं डॉलर पे डिपेंड रहती है, समझ गए, क्योंकि जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं वो मैक्सिमम डॉलर्स में रखे जाते हैं। तो अगर यूएसए सैंक्शंस लगाता है तो कंट्री के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से जब 2018 में ट्रंप ने इस पे सैंक्शन लगा दी ईरान पे, तो ईरान की इकोनॉमी गड़बड़ाने लगी, ठीक है। और फिर ईरान ने क्या किया कि अगर हमारे ऊपर आप सैंक्शन लगा रहे हो तो हम अपनी यूरेनियम की इनरिचमेंट फिर से शुरू कर देंगे। तो इस समय पे क्या हो रहा है, ईरान अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन और कंट्रीज क्या चाह रही है कि उनको रोका जाए। तो इसी केस में कहा जा रहा है कि यूएसए ने जो अभी इनकी वेबसाइट बैन करी है, यूएसए एक स्ट्रिक्ट स्टेप ले रहा है किसके खिलाफ, ईरान के। यूएसए को ऐसा नहीं करना चाहिए, बजाय ऐसा करने के यूएसए को इस टाइम पे फोकस करना चाहिए, जो बाइडेन को इस टाइम पे फोकस करना चाहिए कि जो ट्रंप ने गलती की है इस संधि से बाहर निकल के, उसको सुधारते हुए फिर से ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव करा जाए। यानी फिर से ईरान पे इंपोजिशन लगा दी जाए कि आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करोगे और हम आपके ऊपर से सैंक्शन हटा देंगे। लेकिन केस क्या चल रहा है, ईरान कहता है कि भाई आप पहले सैंक्शन हटाओ,
ठीक है, तब हम बातचीत करेंगे। और यूएसए कहता है क्या कि आप पहले अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट बंद करो, तब हम बात करेंगे। यानी आप अपना न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसको बनाने के लिए रोक दो, ऐसा मत करो। ठीक है, तो यही यहाँ पे टसल चल रही है इनके बीच में, यही है हमारे ईरान न्यूक्लियर डील। तो ये काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगी, ये मैंने आपको समझा दिया। इस आर्टिकल में यही बातें लिख रही है सारी। ठीक है, अब जो मेन आर्टिकल है, एक और सबसे बड़ा आर्टिकल है, वो यहाँ पर था और उसमें बात करी गई है भाई जम्मू कश्मीर में जो मीटिंग हो रही है, नेताओं को बुलाया गया है गुपकर अलायंस के, वो क्यों बुलाया गया। देखो, आपको ऐसा लगेगा कि भाई शायद मोदी सरकार को 2 साल बाद ऐसा लगा हो कि पूछ लेते हैं जम्मू कश्मीर वालों से कि भाई आपको क्या करना है, लेकिन इसकी असलियत जानिए आप मेरे से। क्या होता है, पहले मैं इसको बैकग्राउंड बताता हूँ कि जब 370 आर्टिकल को अमेंड किया गया लगभग 2019 अगस्त में, क्या किया था कि हम उसमें कुछ बदलाव हुए कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको हटा देंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी उसको 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ देंगे, एक का नाम जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम क्या, लद्दाख। समझ गए इतनी बात, तो उसको तोड़ दिया गया। और अगर किसी देश ने इसकी खिलाफत करने की कोशिश की, लाइक पाकिस्तान, लाइक टर्की, जिस भी देश ने इसकी खिलाफत करने की कोशिश की, तो इंडिया ने क्या कह दिया, इट इज द इंटरनल मैटर ऑफ आवर कंट्री। यानी ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें बाहर वाले देश दखलंदाजी ना दे। और इसका श्रेय किसको दिया भारत ने, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इंडिया इज अ सोवरन स्टेट, यानी इंडिया की सोवरनिटी है कि हम अपने देश में कोई भी कानून लगाए हटाए। ठीक है, सोवरनिटी क्या होता है, संप्रभुता, यानी एक देश के ऊपर कोई और देश पूरी तरीके से हुक्म नहीं चला सकता कि आप ये कानून हटाओ या आप ये कानून लगाओ। बाहरले देश हमें कह सकता है कि आप ऐसा करो, लेकिन वो हमें फोर्स नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं है कि अगर वो कह देगा तो हमें करना ही है, हमारी मर्जी है हम करें या ना करें। तो इसको ही कहते हैं सोवरनिटी। सिंपल वर्ड में सोवरनिटी ये होता है। तो इंडिया ने कहा कि हमारी सोवरनिटी है, हम 370 आर्टिकल को अमेंड करें। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस कटा देंगे। ये हुआ था उस टाइम पे। और उस समय पे क्या होता, जो बड़े बड़े नेता है, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, जो पहले सीएम रह चुके हैं, सबको जेल में डाल दिया गया। अब देखिए, सीएम जेल में डाले जाते हैं, जैसे हमने क्या देखा अभी, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में जेल में था 10 साल से। अब इससे आप क्या समझ सकते हो, सीएम भी जेल में जाता है, बिकॉज एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 क्या कहता है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। यानी अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो वो कानून के सामने बिल्कुल सेम है, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे बिल्कुल कोई सड़क पे जाता हुआ आदमी हो। तो जिसने क्राइम करा उसको हमारा कानून एक तरीके से ट्रीट करेगा। अगर वो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है, तो चाहे कोई बड़ा नेता हो चाहे कोई छोटा हो, उसको जेल जाना पड़ेगा। तो यही आर्टिकल 14 हमें प्रोवाइड करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने सब बराबर है। ये बात मैंने बताई आपको वैसे बीच में। अब बात क्या हुई थी, जम्मू कश्मीर के काफी सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। वही ये नेता है जो अब गुपकर अलायंस बना के बैठे हैं और जिनके साथ मोदी सरकार मिलने लगी है। अब देखो, जब उन्होंने 370 को अमेंड किया उस समय पे, तो उस टाइम पे अमित शाह ने कुछ पॉइंट्स रखे थे कि हम अपनी जान दे देंगे, भाई साहब हम ये नहीं होने देंगे, ऐसा कहा था ना उन्होंने। आपने सुनी वो स्पीच कि क्या बात करते हैं, जान दे देंगे हम, ऐसे कहा था अमित शाह ने। तो जान दे देंगे, बस चाइना ने इसको उठा लिया दिमाग में, क्योंकि अमित शाह ने क्या कहा था कि जो इंडिया के नॉर्थ में जो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, एक तो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो इलाका जम्मू एंड कश्मीर का पाकिस्तान ने घेर रखा है उसको ही कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मैं चलो थोड़ा आपको डिटेल करवा देता हूँ। देखिए, ये मैप है हमारा, एक सेकेंड, हाँ ये, तो ये वाला जो हिस्सा है इधर, यहाँ वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, और इस साइड जो हिस्सा है जो चाइना की तरफ लगता है, यहां वाले हिस्से को कहते हैं हम अक्साई चीन। तो ये 2 हिस्से हैं, यहां पर क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये क्या है, अक्साई चीन। इतनी बात समझ के, तो उस समय पर अमित शाह ने एक किस्म से क्या कहा था, ऑब्जेक्टिव देते हुए कि जो ये इलाके चाइना और पाकिस्तान ने कब्जे कर रखे हैं, हम इन इलाकों को वापस लेंगे इनसे।
ठीक है, ये किसने कहा? अमित शाह ने कहा। लेकिन भाई इस पे विपरीत पड़ गई अमित शाह पे ये बात, क्योंकि बाद में क्या किया, जो इस समय पर एलएसी पर, यानी चाइना ने जो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना ने जो वहां पर गलवान वैली में सोल्जर्स भेजे, वो एक किस्म से ये दिखाने के लिए भेजे है कि जो इंडिया ने अपनी बात चलाते हुए एकदम से जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो उसने बायलैटरली एक किस्म से सही नहीं किया। तो एक किस्म से इंडिया की खिलाफत करने के लिए एक मेन रीजन ये भी था कि चाइना ने वहां पर डिप्लॉयमेंट क्यों की। ठीक है, ये समझ गए। तो वो जो अमित शाह ने जोश में कह दिया था वो भारी पड़ गया। तो अभी क्या ऑब्जेक्टिव थे उस टाइम पे कि टेररिज्म कम होनी चाहिए, कि जैसे ही हम स्टेट को स्पेशल दर्जे से हटाएंगे टेररिज्म वहाँ पे कम हो जाएगी। तो हाँ, ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे टेररिज्म कम हुई है, लेकिन उस रेट पे कम नहीं हुई है, थोड़ी बहुत कम हुई है। एक क्या कहा था उसने कि डेवलपमेंट करवाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, यानी भारत के जो दूसरे हिस्से दूसरे राज्य से लोग आके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जम्मू कश्मीर पे, वहाँ पे आके ज़मीन भी खरीद सकते हैं। पहले ज़मीन नहीं खरीद सकते थे आप जम्मू कश्मीर में जाकर। ठीक है, और तीसरा वही था जो मैंने बताया कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन को हम चाइना और पाकिस्तान से लेकर रहेंगे, जो कि नहीं हुआ। ठीक है, कह दिया उन्होंने। और एक था कि हम नया कश्मीर बनाएगा, और नए कश्मीर में जो हमारे पूरे पुराने सत्ताधारी है जिन्होंने कश्मीर का बेड़ा गर्क किया उनको हटा देंगे। लेकिन आज के समय में वो होता नहीं दिख रहा है। इस समय पे क्या हुआ है, वही लोग जो पहले सत्ता में थे उनके साथ ही फिर से संधि की जा रही है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इंडिया के ऊपर प्रेशर आ रहा है बाहरले देशों से। किससे? यूएसए से। यूएसए से प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में से इस समय यूएसए अपनी फोर्सेज वापस ले जा रहा है, इतना पता है आपको। अब देखिए जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लाई करता है वो लाई करता है पाकिस्तान। तो यूएसए को मदद चाहिए किसकी? पाकिस्तान की। और इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल है कहाँ पे? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान के अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों का रोल है। तो यूएसए क्या चाहता है, इन दोनों के बीच में जो पहले से गलत फहमियां चल रही है, पहले से लड़ाई चल रही है, उसको शांत कर दे, जिससे कि मेरा फायदा हो जाए, क्योंकि ये दोनों देश मिलकर अफगानिस्तान की सिचुएशन को बाद में संभाल लेंगे। इसलिए यूएसए इंडिया के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ बातचीत करो। तो इसी में क्या होएगा, जब गुपकर अलायंस के लोगों से भारत सरकार मिलेगी तो उस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान के साथ भी बातचीत होगी। और पाकिस्तान के जो पीएम है, जो कौन है, इमरान, उसने क्या कहा है कि हम तैयार है बात करने के लिए, बस एक कंडीशन है कि भारत सरकार हमें रोड मैप दे कि जम्मू कश्मीर में होने वाला क्या है। और अगर आप जो पिछले अगस्त में जो हुआ है, अगर उसकी जो स्टेप्स को वापस ले लेते हो तो हम फिर बातचीत करने के लिए तैयार है। तो यही बात कही गई है कि पाकिस्तान और इंडिया का इस टाइम पे एक बैक चैनल कम्युनिकेशन चल रहा है, यानी जो पब्लिक को नहीं दिख रहा, लेकिन पाकिस्तान और भारत आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इंडिया का इंपॉर्टेंट हिस्सा क्यों है तालिबान वहाँ पे अफगानिस्तान में, क्योंकि मैंने पिछली न्यूज़ में बताया था कि अभी बताया गया कि कतर में यानी दोहा में जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, ठीक है, एस जयशंकर, वो किससे मिले थे? तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से। तो एक किस्म से यूएसए प्रेशर बना रहा है इंडिया पे कि वो अफगानिस्तान के अंदर आकर इन्वॉल्व हुए वहाँ के केस में। तो यही सारी बातें मिली जुली है कि क्यों इस समय पर जम्मू कश्मीर में मीटिंग बुलाई जा रही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है। अगली बात, इशू क्या 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 हुए थे वहां पर? लगभग 213 दिन के लिए इंटरनेट बंद रहा था जम्मू कश्मीर में। और वहां पर बाहरले देशों के जैसे यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे देखने के लिए कि देख क्या हो कि क्या ग्राउंड सिचुएशन सही है या नहीं है। तो वहां पर कई बार वहां से रिप्रेजेंटेटिव भी आए हैं। और लास्ट बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर का इशू है वो लगभग 3 बार डिस्कस हो चुका है। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और 1971 से ये एक बार भी डिस्कस नहीं हुआ था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा है तब से 3 बार डिस्कस हो गया। यानी एक किस्म से भारत का जो इंटरनल मैटर है उसको इंटरनेशनली उठाया जा रहा है, यूएसए की कांग्रेस में डिस्कस किया जा रहा है। कांग्रेस यानी जो उसकी पार्लियामेंट है, जैसे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे यूएसए की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? कांग्रेस। तो यूएसए की कांग्रेस में डिस्कस किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस किया जा रहा है। तो भारत का आंतरिक मामला को वहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो यही इस आर्टिकल में था कि क्या हो रहा है। एक बात इंपॉर्टेंट लास्ट में बताना चाहूंगा मैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, इफेक्ट बेस्ड है। जो यहाँ पे था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इस साइड पे, तो वहां पर जो पाकिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है यहाँ पर, उसको ही कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। याद रखो पाकिस्तान की तरफ क्या है? LOC। लेकिन जो चाइना के यहाँ पर ये हिस्सा लगता है इंडिया का, जो अक्साई चीन है, यहाँ पर जो लगता है वो कहते हैं LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LOC इस साइड है और LAC इस साइड है। किसी दिन मैं इस पे अलग से लेक्चर बना दूंगा, ठीक है।
सो आज मैंने इतने टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी बन जाएगी तो आज वीडियो इतनी रखते हैं। सो होप यू लाइक इट। थैंक यू।